चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सर फाइनल अकाउंट। हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आएगा ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और सर इसके अंदर दो तरीके का टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट में, एक विद जीएसटी एक विदाउट जीएसटी। सबसे पहले फाइनल अकाउंट की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए फाइनल वर्ड से ही इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला अकाउंट भी बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है बेसिकली आप देखो तो हमारे अकाउंटिंग का जो सबसे एंड प्रोसेस है, फाइनल का मतलब क्या होता है लास्ट, जो अकाउंटिंग का हमारा लास्ट प्रोसेस है उस पर जो हमें काम करना होता है वो फाइनल अकाउंट होता है। तो अगर अकाउंटिंग का मैं प्रोसेस बताऊं तो आपने जैसे कि सबसे पहले जर्नल सीखा, जर्नल के बाद सर आपने क्या सीखा, लेजर, लेजर के बाद आपने सीखा सर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपने सीखा बैलेंस शीट। दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ये ना अकाउंट्स का हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत 11th क्लास का आइडिया होगा। और मैं पहले बता दूं जो मैं क्लास लूंगा, काफ़ी बच्चे साइंस के भी होते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट हमारा तब तक तैयार नहीं होता जब तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन जाता। यानी ये आपस में ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो सर ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और देन बैलेंस शीट। ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये चीज़ें, अब किताब का भी पता होना चाहिए। आप सभी ने अगर बुक लिया हो तो बुक के अंदर ना जो ये बुक डिज़ाइन होता है, बेसिकली जो आपका सिलेबस बनाया जाता है बीकॉम के अंदर, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है वो भी पता होना चाहिए। आर्ट्स का बच्चा भी बीकॉम लेगा, साइंस का बच्चा भी बीकॉम लेगा और कॉमर्स का बच्चा तो बट ऑब्वियस है कि बीकॉम लेता ही लेता है। तो अगर आर्ट्स का बच्चा गलती से बीकॉम ले लेगा तो जब तक उसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो आगे अकाउंट्स नहीं कर पाएगा। साइंस का बच्चा सेम बीकॉम ले ले, कितना भी पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक बेसिक नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा। तो हमारे सिलेबस में जर्नल भी है, किताब में आप जब देखोगे तो आपको जर्नल भी मिलेगा, आपके सिलेबस में लेजर भी मिलने वाला है और आपके सिलेबस में ट्रायल बैलेंस भी मिलने वाला है। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सर, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट। क्योंकि ये वो बच्चों को सीखना जरूरी है जो कि बच्चे आर्ट्स के या साइंस के। इसलिए आपकी किताब में या जो आपका डीयू का सिलेबस है, सिलेबस भी पढ़ोगे तो वहां पे भी दे रखा है फ्रेमवर्क में जर्नल, लेजर, कैश बुक और सारी चीजें आपको देखने को वहां पे मिलेगा। तो सेम इस किताब में भी मैं अगर बात करूं सर तो लगभग लगभग हमारे 8 चैप्टर, 8 नहीं बोलेंगे हम, 7, इतने 7 चैप्टर जो है वो पूरा 11वीं का है। 7 चैप्टर जो स्टार्टिंग के आपकी किताब में है वो 11वीं का है। 7 चैप्टर के बाद जितने भी आपको चैप्टर दिखेंगे इसमें वो सारा आपका ग्रेजुएशन बीकॉम के अंदर आएगा। तो पहले 7 चैप्टर में से सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट आपके एग्जाम में आएगा और बाकी के चैप्टर में से प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी आ सकता है और थ्योरी वाला पार्ट। पढ़ने का तरीका, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और पता चला उन्होंने सिर्फ 7 चैप्टर ही एग्जाम में तैयारी करके गए और बाकी का छोड़ दिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी, बाकी में से कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है ना फाइनल अकाउंट, आपकी किताब में अगर हम देखें, मैंने सभी को बोला है किताब कौन सा लेना है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फाइनल अकाउंट जो है हमारी इस किताब में, और नई बुक लेना है क्योंकि पुरानी बुक में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ चुकी है। ये हमारा 11 चैप्टर नंबर क्या है हमारा 11। तो हर किसी के पास बुक होना चाहिए। बुक का नाम मैंने पहले ही बता दिया था, J.R. मोंगा। तो फाइनल अकाउंट बेसिकली क्यों है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे आ गए हैं सर हम। जब हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं तो फाइनल स्टेज पे क्या बन रहा है हमारा बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। सर इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में और क्या सीख लें ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। तो हमारा फाइनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट आने के लिए, अगर आपको फाइनल अकाउंट तभी माना जाएगा कि आपको फाइनल अकाउंट आता है जब आपको 3 चीजों की नॉलेज हो जाए।
जब आपको तीन चीजों की नॉलेज हो जाए। सर किस किस की नॉलेज चाहिए? एक, आपको ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको पी एंड एल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं पूरा ही लिख देता हूं, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनली लास्ट हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की। सर टोटल देखें, ये चीजें सीखनी होगी। मैं ऐसा नहीं कि देखिए 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट करा हुआ है, अगर मैं कहूं कि 11th क्लास का एक्सटेंशन थोड़ा सा मैं उससे आगे लेके चलूं तो फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, और ये भी पॉसिबल है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा ही ना हो। तो हम सबसे पहले समझेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर समझेंगे पी एंड एल अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। आज ही समझ लेंगे हम ये। ट्रेडिंग अकाउंट समझने के लिए आपको दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। आप ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए दो चीजों की नॉलेज चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए? सर पहला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस। एक आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट सीखने के लिए, और साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद कुछ हम यहां पे बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आप दो तरीके के खर्चे को सेपरेट करना सीख गए, डायरेक्ट खर्चा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस तो इस अकाउंट को बनाने में हेल्प करेगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस अकाउंट को बनाने में हेल्प करने वाला है। पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट से सर बना के फायदा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है सर, और जो रिजल्ट यहां से निकलता है ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, या फिर, और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ ना, इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता है कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस हुआ तब भी जाता है, और प्रॉफिट हुआ तब भी जाएगा। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पी एंड एल बना लेंगे, तो सर पी एंड एल से भी हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, या तो निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट, या निकलेगा हमारा नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम आगे फर्दर लेके जाएंगे, और वो लेके जाएंगे हम बैलेंस शीट। फाइनली बैलेंस शीट से क्या आंसर आएगा सर? बैलेंस शीट से कोई आंसर नहीं आता। बेसिकली यहां पे प्रूव हो जाता है कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होना चाहिए, या लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स आप बोल सकते हो। तो फाइनली एक मजे की बात आपको भी पता है कि एग्जाम में आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि अगर एसेट्स लाइबिलिटी आपका मैच होता है तो ठीक, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं एरर किया है। 11th क्लास में जितना पढ़ा था वो सारा तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी इसके अंदर एक्सटेंशन कुछ एडवांस एडजस्टमेंट है जो कि हम सीखेंगे एक एक करके। टोटल 22 से 25 एडजस्टमेंट रहेगा जो कि हम इसके अंदर करेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। हम पहले सबसे पहले क्या समझेंगे सर? पहले हमें समझ लेना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। एक बड़े ही छोटे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले मेरे हिसाब से क्लियर है आपको चैप्टर में क्या सीखोगे। जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा सर, ये तो पहले से करते आए, और जो बच्चे नए होंगे जो कॉमर्स के नहीं हैं उनके लिए ये नई बातें हैं, तो मैंने जो बता दिया। चलिए सर अब हम समझते हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, उस एग्जाम्पल से लेके चलेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं बात करूं अगर फैक्ट्री की, सर मैं बात कर लेता हूं एक फैक्ट्री की। आप ध्यान से सुनिएगा,
आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फैक्ट्री है। सर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर जो काम होता है ना, वो किसी का चीज को मैन्युफैक्चर करने का होता है। मैन्युफैक्चर मतलब तैयार करने का। हालांकि इस अकाउंट से पहले भी एक अकाउंट बनता है जो कि हम सीखेंगे, थोड़ा सा हिंट लेंगे, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। तो हम इसलिए फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं से, अगर मैं बात करूं ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कहीं ना कहीं से सामान आता है सर। सर फैक्ट्री में कहीं ना कहीं से सामान आएगा। अगर हम बात करें तो फैक्ट्री के अंदर आएगा, और जैसे ही यहाँ पे माल तैयार होगा, माल तैयार होने के बाद यहाँ से सामान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं, जहाँ से माल बिकता है उसको नॉर्मली आप कुछ भी नाम दे दो, या नाम दे दो आप शोरूम नाम दे दो, या ऑफिस नाम दे दो, या रिटेल दुकान नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, वहां पे जाके बिकता है। यानी माल बनेगा यहाँ पे और बिकेगा दूसरी जगह पे। सबसे पहली बात, जब यहां से हम माल खरीदेंगे ना, जब कभी भी यहां से हम माल खरीदेंगे, तो जो माल फैक्ट्री के अंदर आएगा, तो इस जो ट्रक है, जिस ट्रक पे माल आ रहा होगा, इसको देना होगा सर किराया। ठीक है, इसको देना होगा किराया। सेम जब यहां से बात करें, आपका सामान जैसे तैयार होगा, आपने सामान इसके अंदर डाला और आप कहां पहुंचा दोगे, मान लेते हैं इसको हम ऑफिस में ले जाओगे, ठीक है ना, आप कहां ले जाओगे, इसको भी जब लेके जाएगा, इसको भी देंगे किराया। सर दोनों किराए में डिफरेंस है। हिंदी में तो बोलने को एक ही वर्ड होता है कि किराया दिया हमने। एक यहां पे बोला जा सकता है सामान को लाने का किराया, और एक सामान को पहुंचाने का या भेजने का किराया हो सकता है, दोनों। तो इस किराए को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम वो वर्ड देख लेते हैं। जब सामान आएगा तो इसको हम बोलेंगे, पहली वर्ड, एक तो होता है कैरिज। जब सिर्फ कैरिज वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा समझना है कि सामान लाने वाला ही किराया है ये। या फिर आपको बोला जा सकता है कैरिज इनवर्ड। इनवर्ड इसलिए क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आपके सामान इन हो रहा है, तो जब फैक्ट्री के अंदर इन हो रहा है, इसलिए क्या नाम रखा गया, कैरेज इनवर्ड। साथ के साथ कुछ इसके सिनोनियम्स भी यूज किए जाते हैं सर, जैसे फ्रेट या फिर कार्टेज। ये सभी नाम एक ही हैं, लेकिन इस सभी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। क्या नाम है, मतलब है, और किराया सामान को लाने का। अब जो ये सामान ले जाने का किराया है सर, इसको भी यही बोलना है हमें, इसको भी बोलेंगे हम कैरिज। फर्क ये रहेगा आउटवर्ड। सर ये कैरिज आउटवर्ड इसलिए क्योंकि ये दुकान फैक्ट्री से सामान निकल गया, तो जब फैक्ट्री से सामान निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। तो ये हो गया हमारा कैरेज आउटवर्ड, ये सामान को ले जाने का खर्चा। अब कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग भी लगी होती है। फैक्ट्री के अंदर देखोगे तो लाइटिंग लगी होती है। और सर फैक्ट्री के अंदर अगर मैं बिजली की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो नॉर्मली फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है। ज़्यादा मतलब वहाँ का पावर ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज हाई वोल्टेज का चाहिए, और कंपेयर टू ऑफिस के अंदर इतना पावर कंजम्पशन नहीं होता। तो फैक्ट्री के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जो होगा ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे पावर। यानी जहां पे ज्यादा वोल्टेज का आपका काम आ जाता है ना, वहां पे बिजली के बिल को हम पावर के नाम से डिनोट कर देते हैं अकाउंट्स के अंदर। जैसे आपके घर के अंदर भी दो सॉकेट होते हैं, एक जहां पे आप प्रेस करते हो या पानी गर्म करने के लिए रॉड वगैरह यूज करते हो, उसका स्विच थोड़ा बड़ा होता है, और जहां पे आप टीवी वगैरह मोबाइल चार्ज करते हो, उसका सॉकेट थोड़ा छोटा होता है। अगर जिसमें आप टीवी चला रहे हो या मोबाइल चार्ज कर रहे हो, उसके अंदर अगर प्रेस वगैरह हैवी यूज करोगे ना, तो वो खराब हो जाएगा आपका स्विच।
क्योंकि वो पावर सॉकेट नहीं है। तो पावर सॉकेट, आप दुकान पे भी जाओगे ना तो बोलोगे आप स्विच दे दो, तो वो पूछेंगे पावर स्विच चाहिए या नॉर्मल, तो आप बोलोगे पावर। तो पावर का मतलब ही एक ही वर्ड आता है निकल के सर, जहां पे बिजली ज्यादा यूज हो, तो फैक्ट्री में ज्यादा होगा। तो फैक्ट्री के अंदर अगर बिजली बिल की बात करें तो वो कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाएगा सर, पावर के नाम से। सेम फैक्ट्री के अंदर कई जगह पे फैक्ट्री के अंदर देखा जाए तो पावर नहीं होता तो वहां पे जनरेटर भी यूज किया जाता है। आप तो घर में नहीं करते जनरेटर वगैरह यूज, बाकी दिल्ली के अंदर तो हमेशा लाइट रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव वगैरह एरिया में अभी भी जनरेटर की जगह पे अब इन्वर्टर यूज होता है, जनरेटर भी है कई जगह। तो जनरेटर जब यूज करते हैं तो जनरेटर की टेंशन नहीं है, उसके अंदर क्या खर्च होता है, डीजल। पेट्रोल से नहीं चलता जनरेटर, जनरेटर किससे चलता है, डीजल से। या कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट वो यूज करते हैं जैसे कोयला वगैरह से वो अपना काम चलाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी का काम बेकरी का है, तो बेकरी का काम है, जब बिजली रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी से काम कर लेते हैं, और बिजली नहीं है तो वो कोयले से भी अपनी भट्टी को जला सकते हैं। तो मैं बात कर सकता हूं कोयला यानी कोल, तो कोल भी हो सकता है। अब सर बात करते हैं किराए की। यहां पे अगर हम बात करें, अगर दो चीजें हैं यहां पे, ये इंडिया है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के विद इन सिटी सामान है तो बड़ी इजीली किराया देके मंगवाया जा सकता है। मैं दिल्ली में हूं और मेरे को अगर फॉर एग्जांपल नोएडा से सामान मंगवाना है तो मैं फटाफट फोन करूंगा और विद इन अ डे आ जाएगा। लेकिन अगर सामान मुझे महाराष्ट्र से मंगवाना है तो मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और महाराष्ट्र से दूर चले जाएं, चाइना से मंगवाना है तो और भी टाइम लगेगा। अगर विद इन इंडिया के बॉर्डर से मंगवा लेते हैं तब तो यहाँ दो तरीके के साधन होते हैं सर। एक आप बाय बस मंगा सकते हो या बाय ट्रेन मंगवा सकते हो, बाय बस या ट्रेन, ठीक है ना। बाय एयर भी हो सकता है, लेकिन हम दो बेसिकली करते हैं। जब ट्रेन से आता है तो वहां पे आप जब क्या करते हो, कोरियर के थ्रू सामान आएगा, ट्रेन से आएगा ना तो आपको कैसे आएगा, कोरियर। और जब वहां पे किराया दिया जाता है ना कोरियर ट्रेन वाले को, तो जब ट्रेन से सामान आएगा तो वहां पे एक तरीके का टैक्स कह लो, किराया कह लो, दिया जाता है, दैट इज ऑक्ट्री, उसको बोला जाता है ऑक्ट्री। ऑक्ट्री भी हमारा एक तरीके का टैक्स कह लो या कह लो किराया, जो कि हमारा दिया जाता है सामान को मंगवाने के लिए। लेकिन सर अगर आप इंडिया से बाहर निकल गए तो बाहर निकलने का मतलब आपके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगा दिए जाते हैं। मैं सिंपल सी बात करूं, आईफोन, आप सब जिससे ज्यादा कनेक्टेड हो मैं उसी एग्जांपल की बात करूंगा। आईफोन की बात करूं तो आईफोन इंडिया के अंदर भले ही 1 लाख प्लस है, लेकिन और अदर कंट्री में ये सस्ता है, कई कंट्री में महंगा भी है। मैं दुबई की बात करूं तो वहां पे कंपेयर टू इंडिया सस्ता मिल जाता है आपको आईफोन। अब आईफोन दुबई के अंदर 80,000 का, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 1 लाख का बिक रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 20,000। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि आईफोन बहुत सारा यहाँ पे खरीद के लिए आए दुबई से और यहाँ बेचने लग जाए। तो गवर्नमेंट कहता है अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट कहता है आप जब कभी भी बाहर से कोई सामान इंडिया में लेके आओगे, कोई भी सामान आप बाहर से लेके आते हो इंडिया के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाले नीचे फर्स्ट फ्लोर पे पूछ लो। तो ऑक्ट्री या टैक्स की किराए की मैं बात कर रहा था। ऑक्ट्री या टैक्स, सॉरी, अगर आप इंडिया के बाहर से सामान मंगवाते हो तो वहां पे एक स्पेशल टैक्स भी देना पड़ता है। स्पेशल टैक्स क्या होता है सर, स्पेशल टैक्स की हम बात करें तो वहां पे हमें देना पड़ता है क्या सर, हमें देना पड़ता है वहां पे एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। याद रखना ये वर्ड, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी होते हैं दो तरीके के। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें, यहां से आप जब लाओगे तो एक प्रकार का ये क्या है, सरकार को दोगे टैक्स, और उस टैक्स को लगाने के बाद भारत के अंदर सामान आता है और वो सामान थोड़ा महंगा होके फिर बन जाता है हमारा। तो यानी सर हमारा फैक्ट्री में सामान लाने के लिए एक और टैक्स बन जाता है जिसको बोल सकते हैं कस्टम ड्यूटी। सर ड्यूटी शब्द का मतलब होता है काम करना, लेकिन अकाउंट्स के अंदर ड्यूटी का मतलब है टैक्स से। तो यहां पे एक एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है और एक हो सकता है कस्टम ड्यूटी। मैंने सिंपल एक लिख दिया, क्या, कस्टम ड्यूटी। अब इसके बाद बात करें फैक्ट्री के अंदर क्या हो सकता है सर, फैक्ट्री के अंदर हमारा लाइट हो सकता है। तो यहां जो फैक्ट्री के ऑफिस, सॉरी ऑफिस के अंदर जो लाइट होगा, यहां पे पावर का यूज नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी
बिल का इस्तेमाल होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस्तेमाल होने वाला है। साथ के साथ और क्या हो सकता है सर, यहाँ पे भी मजदूर काम करेंगे, यहाँ पे मजदूर काम करने वाले हैं सर। जो यहाँ पे मजदूर काम करेंगे ना, उनका जो नेचर होगा मैक्सिमम का, वो ऐसे मजदूर होते हैं, आपने कई बार मजदूर की बात करूं तो फैक्ट्री में जो एरिया में काम करते हैं, तो वो दो तरीके के हमारे वर्क होते हैं। एक होता है कि हम दिमाग से काम कर रहे हैं, और एक होता है कि हम अपने फिजिकली वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मजदूर की, जैसे कि सीमेंट वगैरह आपने देखा होगा लेना है, तो उनका दिमाग से काम नहीं कर रहे वो, उनका काम क्या है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा है। आप सभी अकाउंटेंट बनोगे तो आपका मेहनत वाला काम नहीं है, आपका माइंड ज़्यादा थकेगा। तो फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम वो होता है जो कि दिहाड़ी तौर से दिया जाता है। तो यहाँ पे जब लोगों को तनख्वाह दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा वेजेस, उसको बोला जाएगा, जब फैक्ट्री के अंदर तनख्वाह दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा वेजेस। तो क्या सर फैक्ट्री के अंदर ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि दिमाग से काम करता हो, सभी फिजिकल? नहीं, फैक्ट्री के अंदर भी मैनेजर होगा, फैक्ट्री के अंदर भी अकाउंटेंट होगा, सीनियर होगा। तो यानी दोनों होंगे यहाँ पे सर। यहाँ पे जो दूसरा होगा ना, जो फैक्ट्री के अंदर जो आपका वर्क कर रहा है दिमाग से, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे एक कॉमन नाम दे देंगे सर, नाम दे देंगे वेजेस एंड, यानी सर मजदूरी के लिए वेजेस, और जो काम अच्छे तरीके से कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, टाई वगैरह लगा के काम कर रहा है, उसके लिए क्या वर्ड आ गया, सैलरी। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया सर, वेजेस और सैलरी। सेम बात करें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, और ज्यादातर ऑफिस में जो काम करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप बनाना वगैरह होता है, जो कस्टमर से बात करते हैं, तो उसे देखोगे तो वो मेहनत वाला काम कम होता है वहां पे। तो यहाँ पे जो दिया जाता है ना इन वर्कर को, वो होता है सैलरी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ मजदूर तो काम करते ही है सर, लोडिंग अनलोडिंग का कुछ। तो यहाँ पे अगर दूसरा काम हो रहा होगा तो हम बोल देंगे सैलरी एंड वेजेस। तो सर यहाँ पे देखिए, अगर पहले वर्ड लग गया वेजेस और सैलरी, तो इसका मतलब वो कहाँ पे खर्चा हो रहा होगा, फैक्ट्री में। अगर वर्ड आ गया सैलरी एंड, तो कहाँ पे खर्च हो रहा होगा, ऑफिस के अंदर खर्चा हो रहा होगा। सर ऑफिस में भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे। जैसे मैं बात करूं स्वीपर का, या जनरल एक्सपेंस बोल लूं, आपको बेसिकली ये टेंटेटिव लेना है कि जितने खर्चे हमारे फैक्ट्री के अंदर होते हैं ना, ये सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर होंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और सर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो कहां से रिलेटेड होगा, हमेशा ट्रेडिंग से। अब मैं खर्चे की बात करूंगा, जैसे कि मैंने कहा कैरिज, सिर्फ कैरिज वर्ड का इस्तेमाल किया, तो कैरिज कहां पे हो रहा होगा खर्चा, और फैक्ट्री का खर्चा किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैं कहूं कैरिज बताओ कहां जाएगा, दो अकाउंट है आपके सामने, पी एंड एल और ट्रेडिंग, तो कहां जाएगा ये, ट्रेडिंग में। ऐसे मैंने बोला ऑक्ट्री कहां जाएगा आपका, ट्रेडिंग में, क्योंकि किससे रिलेटेड है ऑक्ट्री, फैक्ट्री। ऐसे ही मैं बोलूं एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। ऐसे ही मैं बोलूं डीजल का खर्चा कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, क्योंकि कहां से रिलेटेड है सारा। अगर मैं बोलूं वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग। अगर मैं सैलरी और वेजेस कहता हूं तो कहां चला जाता है, ये ऑफिस में। तो ये यहां जितने भी खर्चे होंगे ना ऑफिस में, यानी फैक्ट्री के गेट से निकलने के बाद जितने भी खर्चे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा। वो सारा कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कहा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ पावर की, तो पावर कहाँ यूज हो रहा है, तो ट्रेडिंग में जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो कहाँ यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज होगा। तो इस तरीके से एक तो हमें खर्चे का पता भी होना चाहिए, और एक कंसेप्चुअल माइंड में भी पता होना चाहिए हमें कि सर ये खर्चा यहाँ से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ देंगे। हाँ जी बताइए। अब रेंट कॉमन पड़ रहा है, एक क्वेश्चन आया सर सिर्फ रेंट बोला है, रेंट तो सर फैक्ट्री का भी हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पे कुछ जगह पे एजम्पशन लेंगे, वो मैं एजम्पशन बता रहा हूँ अभी क्या क्या लेंगे। रेंट ऑफिस का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फैक्ट्री को रेंट पे लिया नहीं जाता नॉर्मली। क्योंकि फैक्ट्री पता है किस एरिया में होता है, ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे दूर दूर तक पूरा खाली होता है। और ऐसा एरिया जहाँ पे कोई सुविधा ना हो और खाली हो, वहाँ की जमीन अक्सर क्या होती है, हमेशा बहुत सस्ती जमीन होती है। तो जब जमीन बहुत सस्ती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो रेंट पे लेंगे या खुद ही खरीद लेंगे,
खुद ही खरीद लेंगे। तो इसलिए अगर रेंट बोला जाए तो आपका हमेशा किसका कंसीडर करना है, ऑफिस का। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे फैक्ट्री रेंट, तब तो यहीं का माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक मैं बात कर रहा हूं, सामान कहां से बिकेगा बताओ, फैक्ट्री में से बिकेगा या ऑफिस में से बिकेगा। जब सामान बेचते हैं ना तो बेचने को वर्ड बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली होता है व्यापार। तो ट्रेडिंग, तो जब कभी भी ऑफिस से सामान को बेचा जाएगा तो एक ट्रेडिंग एक्सपेंस भी होता है। तो सर ट्रेडिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो कहां का मानना, हमेशा ऑफिस का मानना। नाम से लगता है कि सर ट्रेडिंग एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस होगा हमारा कहां का, सर ट्रेडिंग एक्सपेंस होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, फैक्ट्री का लगता है, लेकिन वो हमेशा कहां का मानना है आपने, ऑफिस का मानना है। यहां तक समझ में आ रही है बात आपको। सेम रेंट का भी मैंने बता दिया, जब रेंट के आगे कोई क्लियरिटी ना हो तो क्या मानोगे आप, ऑफिस का रेंट मान के उसको खत्म करोगे। तो हम अकाउंट बनाएंगे अभी, लेजर भी सीखेंगे कि क्या क्या रहेगा। तो हमने सीख लिया डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, आपको पता चल गया यहाँ पे। सर डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है और इनडायरेक्ट में। बैलेंस शीट तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दो खर्चे में डिवाइड कर दिया। आप माइंड में जब कभी भी कुछ ऐसा खर्चा आ जाए ना तो दिमाग में सोचना कि वो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है या फिर फैक्ट्री के बाहर ऑफिस में हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो, चाहे आपको खर्चे का नाम पता हो चाहे नहीं पता। चलिए सर, अब ट्रेडिंग और पी एंड एल ना मैं एक साथ फॉर्मेट बनाऊंगा और साथ के साथ में बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। आप सभी को भी इसी तरीके से बनाना होगा। चलिए, सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, या हम कॉमन लेके चलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग डेट। सबसे पहले यहां लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी फाइंड नहीं करना होता नॉर्मली। इसके बाद लिखना है हमें टू परचेज। परचेज को इनसाइड क्यों लिखा है, क्योंकि परचेज पे होगा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या होता है हम देखेंगे। लेस इसमें से कर देंगे परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का एक और नाम है, क्या नाम है परचेज रिटर्न का एक और नाम, परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे और भी सारे के सारे, अभी मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी वेजेस। और क्या हो सकता है सर, वेजेस के अलावा हो सकता है हमारा, आपका हो सकता है फ्रेट, फ्रेट के साथ कैरेज भी हो सकता है सर। और क्या हो सकता है यहाँ पे, पावर। और क्या हो सकता है आपका ऑक्ट्री एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं रहा। बाय साइड में लिखना है आपने सेल्स, और सेल्स पे एडजस्टमेंट होगा सर लेस सेल्स रिटर्न।
हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सेल्स रिटर्न, इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। आप लोगों का एग्जाम का ना थोड़ा सा डेट शेड्यूल हुआ है। एग्जाम आपका मार्च में नहीं है, फेब में मार्च है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, फेब में मार्च है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है हर बच्चों को बोलूंगा जैसे भी तैयारी होती है भैया कर लो स्टार्ट, क्योंकि उनको डीयू में फेल होने में उनको कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चा एक एक नंबर से भी फेल कर देते हैं, वो ग्रेस प्रमोशन का प्रमोटिंग का कोई चक्कर नहीं होता। तो आपका उन्होंने कहा है कि हम फेब 20-22 से स्टार्ट करेंगे और हम 10-12-15 मार्च तक पेपर ख़त्म कर लेंगे। यानी सेकंड सेमेस्टर इनकी तैयारी है कि 1 मार्च में ही स्टार्ट करेंगे, ये आपका सेकंड सेमेस्टर भी, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास बचता है सर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर। दिसंबर में भी हमारे 7 दिन निकल चुके हैं, मैं 10 दिन मान के चलूँ तो 20 दिन दिसंबर में और जनवरी। तो हमें सिलेबस थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेके चलूँगा। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसा छोड़ना मत कि एग्ज़ाम आएगा तो हम रिवीजन कर लेंगे या एग्ज़ाम आएगा तो तैयारी कर लेंगे। उस टाइम पे कुछ नहीं होगा। रिवीजन करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि रिवीजन करने का मुझे मौका ना मिले, तो उसी के हिसाब से अभी नोट्स वगैरह सब तैयारी करके चलना है आपको, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। बाय क्लोजिंग, सर क्लोजिंग स्टॉक। अभी पहले चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो अभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। अभी 3 दिन ऑल्टरनेट लूंगा, जैसे ही 15-20 दिन एक बार एक चैप्टर में हम आ जाएंगे, तो शायद मैं सुबह शाम की क्लास रेगुलर बेसिस पे लगाऊंगा ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। सुबह 7 बजे की रही। अब देखो सिलेबस खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कॉलेज देखेंगे वो तब, प्रोविजन छुट्टियां भी पड़ेगी ना आपकी उसमें तो। हाँ सर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से जो निकलेगा, हमने क्या देखा सर, ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता है वो आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अगर इस साइड निकल के आया तो होगा हमारा ग्रॉस, और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना है, इसके आगे टीएफ लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। और अगर इन केस इधर निकला तो उसे बोलेंगे ग्रॉस लॉस, और उसे ट्रांसफर करेंगे उससे भी पी एंड एल में। अगर हमारा निकला ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो जाएगा इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर निकला ग्रॉस लॉस तो टू ट्रांसफर हो जाएगा ग्रॉस लॉस। यानी आप ध्यान दीजिए, ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं ना, तो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है अगर ट्रांसफर की हम बात करें तो। ठीक है, अब सर यहाँ पे सारे खर्चे बेसिकली पी एंड एल है, इधर सारे खर्चे लिख रहे हैं। तो अब ये वाला जो हिस्सा था ना, इतना एरिया, ये ट्रेडिंग के लिए रिजर्व है। अब इसके नीचे का काम होगा सारा पी एंड एल, और आपको पता है पी एंड एल में कौन से खर्चे लिखने हैं बताइए, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मैं लिखूं सिर्फ सैलरी, डिस्काउंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सर और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या हो सकता है सर, मैं नोटिंग के बाद प्रॉपर टाइमिंग दूंगा, अभी सिर्फ नोटिंग करिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ और क्या हो सकता है सर, बेड डेट्स,
और क्या हो सकता है सर? डेप्रीशिएशन। और क्या हो सकता है सर? वाटर बिल। और हो सकता है हमारा रेंट। और क्या हो सकता है? लीगल चार्ज। और क्या हो सकता है सर? रिपेयर। और क्या हो सकता है? कैरेज आउटवर्ड। और क्या हो सकता है? कमीशन। और सर इस साइड बड़े कम इनकम होते हैं, जैसे कमीशन, जैसे डिस्काउंट, जैसे इंटरेस्ट, जैसे प्रोविजन। चलिए सर, हम बात करें इस तरीके से हमारा पी एंड एल। देखिए, यहां पे हमने खर्चा लिखा ट्रेडिंग और नीचे पी एंड एल। अगर इधर से आंसर निकलता है हमारा, जो भी आया आंसर उसे हम भेजेंगे टू, इसे लिखेंगे नेट। और इधर से निकला तो बाय नेट। और सर इस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को यहीं नहीं लिखना, इसे ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल, और इसे ट्रांसफर करेंगे टू। ये हमारा पूरा का पूरा है ट्रेडिंग और पी एंड एल का एक फॉर्मेट। इसके बाद लगे हाथ हम बैलेंस शीट का भी देखेंगे। नोटिंग करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, अभी चिंता मत करो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलिए सर, बैलेंस शीट। हम्म। अभी बताएंगे, रुक जाइए। डेप्रीशिएशन भी मैंने लिखा है, देखो। इस साइड लिखते हैं लाइबिलिटी और इस साइड एसेट। यहां पे बैलेंस शीट एज एट और डेट आ जाएगा। सर यहां क्या क्या आने वाला है? इधर सबसे पहले आएगा कैपिटल, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, माइनस हो जाएगा नेट लॉस अगर है तो, माइनस हो जाएगा ड्राइंग। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को प्लस करना है
और इन चीज़ों को माइनस करना है। इसके बाद इस साइड में लाइबिलिटी जैसे बैंक लोन, बैंक लोन जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, जैसे एडवांस इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग, इस साइड में एसेट्स आ जाएगा जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ देखा जाए तो फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक का बैलेंस, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल, और फाइनली ये दोनों साइड हमारा, और भी सारी चीजें हो सकती है बट मैंने इतना ही लिखा है, दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा है बैलेंस शीट सर। तो एक बार फटाफट से, हालांकि मैं आपका एक टेलीग्राम पे आपको कल व्हाट्सअप आ जाएगा और ये जितने भी मैं क्लास नोट करूंगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। क्लास में भी नोट करना है आपको, और ये नोट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपके नोट करने हैं। कई बार हाँ, टेलीग्राम का लिंक दूंगा, एक चैनल बनाऊंगा और वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। जिससे कि आपका कई बार मैं क्वेश्चंस कराऊं, मुझे 2 क्वेश्चन कराना है, जैसे अभी नोटिंग करने अभी तो मैं दूंगा टाइम, लेकिन कई बार मुझे थोड़ी जल्दी टॉपिक खत्म कराना है, तो नोटिंग करने का टाइम ना दे के मैं दे दूंगा। और जितने बच्चे लाइव में उनको तो कंटेंट में ये सारा क्लास नोट मिलेगा, और साथ के साथ वीडियो भी मिल जाएगी जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होगा, लाइव सेक्शन में भी होगा, जिसे आप जितनी मर्जी बार उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं जो बच्चे लाइव में हैं। चलिए अब फटाफट से एक बार आप नोटिंग चालू करिए थोड़ा सा।